गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज कौन नहीं आया? सागर, हिमांशी कहाँ है? हिमांशी को बात नहीं करी, आज उससे बात करो। आज उनके घर पे बात करते तो हिमांशी। बारह घंटे बहुत ज्यादा है सोना। 6 घंटे, आप लोगों को 6 ही घंटे सोना चाहिए। मतलब मैं जब पढ़ाई करी थी हम तो 5-6 घंटे ही सोते थे, 5 भी सोते थे बहुत बार तो। और एग्जाम में तो ऐसा सो ही नहीं रहे, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि 8 पेपर कंटिन्यू होते थे हमारे में, मेरे टाइम पर मैंने दोनों ग्रुप साथ साथ करके दिए, 8 पेपर साथ में दिए। तो अगर आपका नेक्स्ट डे पेपर है और रिवीजन के बिना आपको पता है कुछ याद ही नहीं आता, जब तक आप पूरा रात से सुबह तक में रिवाइज नहीं करके जाओगे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मुझे आता क्या है। तो आपका मतलब वो जो घंटे मिलते ना पेपर दे के आते हो आप, दूसरा पेपर के बीच में 24 घंटे के, उसमें आपको 18 घंटे में तो रिवीजन करना होता है। ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, आपने कैलकुलेट किया होगा कितने आवर्स में मेरे से कितने। चलो ये तो ऐसी ये बात है, लेकिन 6-7 घंटे सोना है आप लोगों को, 7 घंटे भी सो सकते हो। और पता है इसलिए मुझे सर्दियां अच्छी नहीं लगती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं सर्दियों में। नींद आती और काम करने का मन नहीं करता, फिर दिमाग खराब हो जाता है। चलो अब यहाँ से पढ़ते हैं। ये सही बोल रही है, मेरे साथ यही होता है। कहाँ से पढ़ना, चलो फटाफट इसको आज कंप्लीट करते हैं। कल हमने इससे यहाँ से पढ़ा था ना, सेंट्रल स्टेट फाइनेंस से। देखिए सेंट्रल स्टेट फाइनेंस में हम ये पढ़ रहे थे कि हमारी कंट्री कैसी कंट्री है, फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। तो सारा पैसा किसके पास जाता है, ऑलमोस्ट रेवेन्यू का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जो डिवीजन ऑफ पावर वाली बात बोली गई, कहाँ पे बोली गई, आर्टिकल 246 के। और जो डिवीजन ऑफ पावर वाली बात बोली गई किसमें बोली गई, आर्टिकल 246 में। उसमें पूरे हमारी कंट्री में जितने भी मैटर्स हो सकते हैं उनको 3 लिस्ट में डिवाइड करा है। किस किस में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर है उन पर लॉज बनाने की पावर पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट में जो मैटर है उन पे सारे लॉज बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऑन कॉन्करेंट में दोनों मिलके बना सकते हैं। अच्छा ये हमारा हो गया था पूरा, ये यहीं से पढ़ना था कहीं से, को वापस पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और आर्टिकल 246 ये बताता है, इसमें हमने पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट बाय क्लासिफाइंग देयर पावर्स इनटू 3 लिस्ट, नेमली यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। द यूनियन लिस्ट कंटेन आइटम ओनली विद द यूनियन पार्लियामेंट अलोन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। स्टेट लिस्ट में होगा स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ। In the event of conflicting legislation in concurrent list, the law passed by the central prevails. Okay? जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में है, एक मैटर दे रखा है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लॉ बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना रही है। अब हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ में जो बात लिखी हुई है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया है और स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो किसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। Allocation of revenue and expenditure responsible to different level of government is a fundamental matter in federation. Source of revenue for both the center and state are clearly demarcated with regard to the financial relationship and the responsibility between them. तो बोला गया सोर्स रेवेन्यू का सेम है, इसलिए सेंटर की लाइबिलिटी, उसके बाद जो पैसा आएगा उसमें से उसको स्टेट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। टैक्सेस आर लेविड बाय द सेंटर एंड द स्टेट। अब देखिए हमारी कंट्री में अधिकतर जो टैक्स है वो तो सेंटर ही करती है, कुछ टैक्सेस की पावर स्टेट के पास भी होती है। जैसे जो पेट्रोल होता है ना, उस पे स्टेट के पास भी पावर है टैक्स लगाने की। इसलिए आपने देखा होगा हर स्टेट में
पेट्रोल की प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, पता है ना आपको? क्यों? कहाँ पर? हाँ, पंजाब और हरियाणा में जब कोई लोग बाहर जाते हैं, हिमाचल में और भी सस्ता है। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि जो पेट्रोल है उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, तो जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा लगाएगी उसकी पेट्रोल की प्राइस ज्यादा रहेगी, जो कम लगाएगी उस पर कम रहेगी। लेकिन मोस्टली किसके पास है? सेंटर के पास ही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ग्रेटर रेवेन्यू रेजिंग पावर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। तो यूनियन गवर्नमेंट कैन लेवी, यूनियन और सेंटर का एक ही मतलब है, ठीक है, यहाँ पे यूनियन आएगा मतलब सेंट्रल की ही बात हो रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस सच टैक्स ऑन इनकम, मतलब टैक्स ऑन इनकम कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, custom and export duty, excise duty on creation good, corporation tax, tax on capital value of assets। इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लेवी करने की, किस किस के अलावा? अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, कस्टम एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी on certain goods, corporation tax, tax on capital value of assets, excluding agricultural land, terminal tax, security transaction tax, central GST, union excise duty, tax on other than stamp duty। देखिए अदर देन सिर्फ इसके लिए लिखा हुआ है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, आप पढ़ोगे जब टैक्स में कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है हमारी? एग्जम्प्ट होती है, वो टैक्सेबल नहीं होती। इसके बाद कस्टम और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कस्टम, एक्सपोर्ट और एक्साइज कहाँ पे आता है? जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। जब भी हमारी कंट्री में कोई पर्सन इंपोर्ट करेगा, मतलब दूसरी कंट्री से गुड्स मंगवाएगा और एक्सपोर्ट करेगा, तो उसे एक टैक्स अलग से देना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्साइज ड्यूटी। कस्टम पढ़ दो ना, कस्टम पोर्ट होता है, तो कस्टम के पास सामान आता है तो कहाँ से आता है? कस्टम में जनरली सामान कहाँ से आएगा? जो इंपोर्ट कर रहे होंगे, जो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, मतलब सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे एक टैक्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब है जो कंपनी पे टैक्स लगता है। हमारे पे तो क्या लगता है? डायरेक्ट टैक्स, और कॉर्पोरेशन टैक्स किसके ऊपर लगता है? कंपनीज के ऊपर। टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एक होता है, ये तो हमने वहां भी पढ़ा था जब हमने बॉन्ड वाली बात की थी, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन टैक्स। याद है आप लोगों को? मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे 100 रुपए का बॉन्ड था मार्केट वैल्यू, मैंने उसको 120 में बेच दिया, तो 20 रुपए मिले ना, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको 60 लाख में बेच दी, तो 10 लाख मिले, वो क्या होता है? कैपिटल गेन। मतलब किसी भी एसेट्स को बेचने से जो गेन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट्स को बेचा, उसकी प्राइस इंक्रीज हुई और उतना पैसा मिल गया, कैपिटल गेन। इसका उल्टा भी हो सकता है, 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, मुझे मजबूरी में 40 लाख में बेचनी पड़ी, जो 10 लाख का लॉस हुआ, उसको लॉस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस बोलते हैं। तो कैपिटल गेन एक टैक्स लगता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है? इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स में कौन? सैलरी से इनकम हो गई, वो भी इंक्लूड हो गया। कैपिटल गेन से होता है, उस पर भी टैक्स लगता है। जैसे 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, 60 लाख में बेची, तो 10 लाख मेरी इनकम हुई है, वो कैपिटल गेन के हेड के अंदर जाके मेरा इनकम का पार्ट बनेगी, फिर उस पर टैक्स अलग से कैलकुलेट होगा। एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, टर्मिनल टैक्सेस, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, एसटीटी एक टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो शेयर्स का ट्रांजेक्शन होता है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो, उसके ऊपर लगता है। सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी, कल बताया था मैंने आपको, ठीक है, 3 जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आईजीएसटी और सीजीएसटी का पास सेंट्रल के पास जाता है, एसजीएसटी का पास स्टेट के पास जाता है। तो ये सीजीएसटी की बात हो रही है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस अदर देन स्टाम्प ड्यूटीज, तो सारे टैक्स बताए गए कि कौन कौन लेवी करता है। तो ज्यादातर टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। कुछ टैक्स की पावर किसके पास होती है? स्टेट के पास। स्टेट में देखिए, स्टेट कौन कौन से लगाता है? द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ऊपर क्या लिखा हुआ था? यूनियन गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्स सच इज टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा। लैंड सेल, बिल्डिंग, मिनरल राइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल, टोल्स, टोल्स वाले जो होते हैं आपको पता होगा, टोल पे भी अलग अलग चार्जेस है, कि किसी स्टेट में कम होते, किसी में ज्यादा होते। क्यों होते? क्योंकि सेंट्रल नहीं लगाता, कौन लगाती? स्टेट लगाती। प्रोफेशन कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, इम्पोज एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन आइटम। द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन।
द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द स्टेट आर नॉट लायबल टू बी द टैक्स बाय। तो क्या बोला गया है, दोनों एक दूसरे पे टैक्स नहीं लगाते, बस स्टेट की जो प्रॉपर्टी होगी उस पर सेंटर नहीं लगाएगा, सेंटर की जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर स्टेट नहीं लगाएगा, अदरवाइज इन दोनों का एरिया अलग अलग है। इन सारी चीजों पे सेंटर टैक्स लगाएगा, इन सब पे किसको लगाएगा, स्टेट लगाएगा। आपको स्पेसिफिकली ध्यान कौन सा लग रहा है, एग्रीकल्चर इनकम या मिनरल वाले ही 3-4 याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि इस पे कौन टैक्स लगाता है। तो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर इनकम का तो क्या बोला गया, स्टेट ही लगाएगा। अभी एक एमसीक्यू भी करेंगे, वो हमारी बुक में दे रखा है। A significant element of fiscal federalism, फिस्कल मतलब भी पता है आपको, फेडरलिज्म मतलब भी पता है। फिस्कल मतलब पैसों की बात हो रही है, ठीक है, और फेडरलिज्म का मतलब डिवीजन ऑफ पावर, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों के फिस्कल की बात हो रही है। इज इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर एंड रेवेन्यू शेयरिंग टू फुलफिल डाइवर्स नेशनल ऑब्जेक्टिव सिंस द स्टेट्स हैव कंपैरेटिवली लेस सोर्स ऑफ द इनकम। तो स्टेट के पास क्या होते हैं, कम ही होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का पैसा जिसके पास जाएगा उसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, और इनकम टैक्स हम किसको पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ज्यादातर पैसा उसी के पास होता है। लेस सोर्सेज ऑफ इनकम, देयर रेवेन्यू मे नॉट बी सफिशिएंट टू मीट देयर एक्सपेंडिचर रेस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज सब्सटेंशियल डिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑन द यूनियन फॉर सिक्योरिंग नेसेसरी रेवेन्यू। आर्टिकल 268 to 281 of the Constitution contain specific provision in respect of distribution of finance among state। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सेंट्रल के पास ज्यादा पैसा होता है, स्टेट के पास कम पैसा होता है, तो स्टेट डिपेंडेंट किसके ऊपर है, सेंटर के ऊपर। अब देखिए जनरली होता क्या है, सेंटर में कभी कभी अलग गवर्नमेंट होती है, स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं लिखी हुई हो, तो जिस सेंटर में जो गवर्नमेंट है और स्टेट में अपोजिट है, तो सेंटर कभी उस स्टेट को पैसा ही नहीं देगा, क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं उस स्टेट का क्या हो, डेवलपमेंट हो। आइडियली क्या होना चाहिए, पूरे नेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है, सेंटर में कोई गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई दूसरी गवर्नमेंट है, तो सेंटर चाहेगी नहीं उस स्टेट का क्या हो, भला हो। वो क्या बोलेगी कि देखो आपके स्टेट ने, बाद में क्या बोलेगी, आपके स्टेट ने कुछ काम नहीं किया, आप हमको वोट दो, हम जीत के आएंगे। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनको पता था ऐसा हो सकता है, तो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया कि सेंटर का जो पैसा है वो खुद का नहीं है, वो कंट्री का ही है, तो उसको स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई भी रहे। तो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल, बिहार और, हाँ हाँ, इनकी कोई बात को वापस वो डिकोड किया करो, मैं समझ नहीं पाती, बिहार और तेलंगाना को क्या पैसे नहीं मिले। हाँ बिहार और तेलंगाना, देखो पहले तो आप ठीक से बैठो, आगे बैठो, हाथ उठाओ, अब आराम से धीरे धीरे बोलो ताकि मैं समझ पाऊँ, क्योंकि आपको आगे भी जाके थोड़ा सा आपकी कम्युनिकेशन को ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने मांगा था ना। अच्छा, हाँ ऐसा भी होता है, जैसे आपने वो सुना होगा कि बीमारू राज्य, हमारी कंट्री में कुछ सिख स्टेट की कैटेगरी में आते हैं, बिहार भी उसके अंदर आता है। सिख स्टेट से बिहार हो गया, पहले राजस्थान भी आता था, राजस्थान शायद अब बाहर हो चुका है। 6-7 स्टेट ऐसे हैं, मुझे एक्चुअल नंबर नहीं पता, वो बहुत ही ऐसा लगता है जैसे बीमार होते ना, उन स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। तो सेंट्रल की लाइबिलिटी है, किसको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा फंड देना पड़ेगा, तो इसलिए बिहार और तेलंगाना को भी मिला था क्या, तेलंगाना का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा वो, मैं समझ गई, उनका नीतीश कुमार जो, उनका कोई नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, वो किधर भी जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए उनको मिल गया होगा, जाके बोल दिया होगा हम आपको जिताएंगे, तो पैसे मिल गए। चलो वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली कोई स्टेट, हाँ अब अपन उधर नहीं जाएंगे कि अभी हमारा फोकस सिलेबस कंप्लीट करने पे होना चाहिए। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, अगर सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात ना लिखी हुई हो तो कोई भी सेंटर उस स्टेट को पैसा देना नहीं चाहेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अभी ध्यान रखना है आपको, बात नहीं करेगा कोई। आर्टिकल 268 में क्या लिखा हुआ है, ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट। वो ड्यूटीज जिसको इम्पोज तो कौन कर रहा है, सेंट्रल, लेकिन उसको कलेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट। आर्टिकल 269, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट। यहाँ पर टैक्स लेवी भी कौन कर रहा है, यूनियन कर रहा है, कलेक्ट भी कौन कर रहा है,
यूनियन कर रहा है, बट दे किसको रहा है, पूरा का पूरा स्टेट को दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा तो आपको एक दो बार रीड करना पड़ेगा। पहले में क्या बोला गया, पहला वापस देखो 268 में क्या बोला है, यूनियन ही लेवी कर रहा है, मतलब कितनी रेट रहेगी वो सब यूनियन डिसाइड कर रहा है, पर कलेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट। ठीक है, थर्ड में क्या बोला गया है, लेवी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जो पैसा है ना सारा अपने पास कुछ भी नहीं रख रही, सारा का सारा किसको दे रही है, स्टेट को दे रही है। 270 में क्या लिखा हुआ है, टैक्स लेविज एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एज प्रेस्क्राइब्ड क्लोज टू एंड द स्टेट। तीनों में देखिए क्या, वापस याद करो, 268 में क्या है, यूनियन लेवी कर रहा है, नहीं 268 में कौन कर रहा है, लेवी कौन कर रहा है, यूनियन, कलेक्ट कौन कर रहा है, 269 में क्या बोला गया है, लेवी प्लस कलेक्ट दोनों कौन कर रहा है, यूनियन, पर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किसको हो रहा है, नहीं 270 में आएगा दोनों को। ठीक है, लेवी प्लस कलेक्ट कौन कर रहा है, यूनियन, और तो इससे आपका इतना कोई खास क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको रटना नहीं है, इसे आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि आ भी सकता है, मैं इतना श्योर होके नहीं बोल सकता आएगा इससे। लेवी प्लस कलेक्ट प्लस यूनियन, नहीं इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये ऐसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किसमें होगा, ऐसे लिख लेना आप, स्टेट, स्टेट प्लस यूनियन दोनों में होगा। ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या है, अभी साथ में लिखना, पहले अपन एक बार सारा पढ़ लेते हैं। 271 में क्या है, सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर पर्पस ऑफ द यूनियन। देखिए सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज का सारा पैसा यूनियन को मिलता है, पहली बात तो रट लो, सरचार्ज जो भी लगता है सारा पैसा यूनियन को मिलता है। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, जब जैसे टैक्स में, मेरे को लिमिट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन टैक्स में क्या होता है, किसी पर्सन का बहुत ज्यादा टैक्स बन रहा है ना, इसका मतलब उसकी बहुत इनकम है, तो एक लिमिट के बाद क्या लगता है, सरचार्ज लगता है। सरचार्ज का मतलब टैक्स और ज्यादा लगता है। जैसे समझ लीजिए मेरी इनकम है 10 करोड़, है ना, 10 करोड़ वाला कैसे लगेगा, वो आपको स्लेब पता ना, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 से साढ़े, नहीं नहीं 30%, अभी रुक जाओ, हाँ 2.5 लाख से 5 लाख तक तो वो 5-10% आता है, फिर 10% आता है, 15%, फिर जो, हाँ जो लास्ट वाली पे पूरे पे क्या लगता है, 30% लगता है। अब इसमें क्या, मेरी इनकम कितनी है, 10 करोड़ है, तो इस पर सरचार्ज अलग से लगता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक तो आपने टैक्स तो दे ही दिया, वो बात अलग है, सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा पैसा और देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सरचार्ज देखो, सरचार्ज अलग से रेट बता रखिए, ठीक है, 10%, 15%, 25। सरचार्ज का मतलब सिंपल समझो, टैक्स रेट लग रही है ना, वो तो नॉर्मल है, सबके लिए लग रही है। जिसकी लिमिट और ज्यादा है, 50 लाख, इतनी ज्यादा इनकम है, उसको और एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। तो सरचार्ज का सारा पैसा तो किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट यूनियन के पास, क्योंकि सरचार्ज आता है किसके अंदर, इनकम टैक्स के अंदर। मैंने क्या होता है, टैक्स का पैसा स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ईयरली। हाँ तो सरचार्ज दो ना फिर, तो ये थोड़ी ना बोला कमा नहीं सकते। अपना मॉड्यूल कहाँ गया, देखिए सरचार्ज इसलिए है कि हमने पढ़ा था ना, टैक्स प्रोग्रेसिव है। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसकी ज्यादा इनकम होगी उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। तो सरचार्ज का पर्पज ही क्या है, जो ज्यादा इनकम कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दो। हाँ, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, अमीरों से पैसा लेना है, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए तो ये बना है सरचार्ज वाला क्लोज। समझ में आ गया, सरचार्ज मतलब एडिशनल टैक्स देना। सरचार्ज का सारा पैसा किसके पास जाएगा, यूनियन के पास। सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटी एंड टैक्स फॉर पर्पस ऑफ द यूनियन।
स्टेचुटरी ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन एस 275 में क्या कर रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ग्रांट देनी पड़ेगी, किसको, स्टेट को देनी पड़ेगी। तो आप जो बताया था ना बिहार और तेलंगाना को मिला था, उसको क्या बोलते हैं, ग्रांट बोलते हैं। ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक 285 2 में क्या बोला, पब्लिक पर्पस के लिए, लोन्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस 293 में क्या बोला, लोन के बारे में बोला। देखिए ये तीनों तो चलो चारों तो नॉर्मली चीज है, इसमें सरचार्ज बोला गया है, यहाँ पे ग्रांट का बोला गया है, यहाँ पे भी ग्रांट बोला गया है, और यहाँ पे भी लोन बोला गया है। ध्यान क्या रखना है आपको, 269, 270 और 271 नोट कर लिया आपने, या आप कर लो। 269 में क्या हो रहा है, लेवी यूनियन कर रहा है, कलेक्ट स्टेट कर रहा है। 269 में लेवी प्लस कलेक्ट कौन कर रहा है, यूनियन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहा है, स्टेट को कर रहा है। 270 में क्या हो रहा है, लेवी प्लस कलेक्ट, यूनियन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट दोनों। ठीक है, कल्याण और सभी ने उन्हें तो नोट करो ना, क्या मुझे क्यों देख रहे हो सब, या इसको क्यों देख रहे हो, बोर्ड को पढ़ लिया। अब है ना उसमें लिखो, जो आपका कॉपी में लिख लो या जो बुक के पीछे, समझ में आ गया। एग्जाम में भूलने नहीं चाहिए, टेस्ट में दूंगी तब। लिखने पर लिखने में क्या जल्दी समझ में आ जाता है, ऐसे फिर उस लाइन को पढ़ो, फिर समझो, फिर रिकॉल करो। फिर मैं भी वहीं से पढ़ा देती, मैंने क्यों लिखा। कौन से दो, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हाँ तो आपकी क्लासेस कितनी बजे तक है, अगर आप मेरी 12 बजे क्लास हो जाती है ना खत्म, 9 से 10, दो, हाँ तो 1 से 2 में आपकी वो ले लेती हूँ, ठीक है। नहीं तो टेस्ट 2 से 3 देते ना आप लोग। कौन कौन से पीरियड में, नहीं सिलेबस भी तो कंप्लीट करवाना है, टेस्ट तो आपके बाद में होंगे। हाँ ठीक है ना, कल तो क्लासेस कितने बजे तक रहेगी आपकी, तो 1 से 2 में ले लूंगी, ठीक है क्लास के बाद। मैं तो कल ही सोच रही थी ये बात, लेकिन मुझे मेरा शेड्यूल नहीं बैठ पाया था, ठीक है 1 से 2 मैं आपका करवा दूंगी। आप फोन क्यों रखते हो पहले तो यहाँ पे सामने, ये हो गया सभी का नोट, चलो। Beside the above provision enabling transfer of resources from the center to the state, a unique feature of the Indian Constitution is that Article 280 provides for an institutional mechanism, namely the Finance Commission. ये सबसे यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, याद रखना है। ऊपर जो बुक के ऊपर जगह या नीचे कहीं पे लिख लो, फिनेंस कमीशन एक कमीशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में, 280 में। अब ये जो बात हम पढ़ रहे थे ना, सेंटर को स्टेट को पैसा देना है, लेकिन कितना देना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ एक फाइनेंस कमीशन होगा, फाइनेंस कमीशन काम क्या करेगा, ये सेंट्रल को ये बताएगा कि स्टेट को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसके बहुत सारे ग्राउंड है, वो देखेंगे हम आगे। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी बॉडी, ये भी ध्यान रखना है। देखिए एक तो आपके क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेचुटरी, पता है ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, स्टेचुटरी भी हो सकता है। आपने सुना है कभी ये ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है या स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं सुना। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है फिर भी वो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, वो इंस्टीट्यूशन कैसे बना होगा, उसको लॉ पास करके बनाया होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्लानिंग कमीशन सुना होगा आपने,
क्या प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था क्या? नहीं था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ था। ये स्टेचुटरी भी नहीं था, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है स्टेचुटरी भी नहीं था। आप देखो ना, आपका इकोनॉमिक्स इतना वीक तो नहीं होना चाहिए। 1951 से ही प्लानिंग कमीशन है, उसके बाद नीति आयोग आया है। आप कंफ्यूज मत होइए। हाँ मैं समझ गई आपने क्या समझा, मैं सब जानती हूँ आप लोग। क्या आप क्या बीजेपी सपोर्टर सपोर्टर हो क्या? तो फिर आपका ध्यान आपका अभी देखिए, आप आपकी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन आपको उन चीजों में भी ज्यादा नहीं जाना है। अभी आपका फोकस होना चाहिए इस पे। ये अपने सिलेबस में भी आ चुका है, मैं पढ़ा चुकी हूँ ये बात आपको। हाँ आपने इसको हाँ देखिए, पहले प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन में 5 साल के लिए पॉलिसीज बनती थी। 1951 में आया था, मैंने ये भी बताया था। ये पॉलिसी हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट की थी, ये भी बताया था मैंने आपको, रशिया से। ठीक है, रशिया से हमने अडॉप्ट की थी, लेकिन 2014 या 15 में आया था शायद नीति आयोग, डेट देख लेना एक बार। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके क्या लेके आए? नीति आयोग लेके आए, उसका नाम चेंज हो गया। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोला हमने? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला। ठीक है, यहाँ तक। दैट इज एट द सेंटर ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवैल्यूएटिंग द स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, रिकमेंडिंग द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस। तो फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या है? रिकमेंडिंग द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन देम। देम का मतलब क्या? स्टेट की बात हो रही है, तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा स्टेट में पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेइंग डाउन द प्रिंसिपल डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टैक्सेस अमंग स्टेट। तो प्रिंसिपल्स बताएगा, मतलब क्राइटेरियाज बताएगा कि किस किस बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे समझ लीजिए, एक बार इस फाइनेंस कमीशन को लेके बहुत न्यूज आती है। एक बार आया था कि पॉपुलेशन का बेसिस भी डाल दिया था, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है? पॉपुलेशन कम हो। और फाइनेंस कमीशन ने क्या डाला? पॉपुलेशन का क्लोज, मतलब जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा टैक्स दो, जिसकी पॉपुलेशन कम उसको कम टैक्स दो। अब साउथ के स्टेट ने क्या बोला? जो मतलब सबसे ज्यादा लिटरेसी अगर कहाँ देखे हमारे इंडिया में, तो कहाँ है? साउथ में। वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? जहाँ पे लिटरेसी ज्यादा होगी वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, तो वहाँ पॉपुलेशन कम है। तो साउथ वालों ने बोला, साउथ के स्टेट जो हमारे, कि हम तो अच्छा काम कर रहे थे, हमने तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल रखी है, ठीक है, हमारे यहाँ पे लिटरेसी भी ज्यादा है, और फाइनेंस कमीशन बोला इसकी पॉपुलेशन ज्यादा, उसको टैक्स दो। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना, नाइंसाफी। जो अच्छा काम करा उसको टैक्स कम दो, और जहाँ पे लिटरेसी नहीं, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा, उसको टैक्स ज्यादा दो। तो पॉपुलेशन वाले क्लोज पे ये रिकमेंड किया था, शायद एक्चुअल में इसको अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो बता रही हूँ पॉपुलेशन वाला क्लोज डालने पे इनजस्टिस कैसे हुआ था, कि साउथ के स्टेट ने बोला कि हम तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें टैक्स कम क्यों दे रहे हो? टैक्स का रेवेन्यू मतलब। दयानंद के मन में इतनी बातें आती हूँ, मैं आपके चेहरे पे पढ़ लेती हूँ, लेकिन आप अभी थोड़ा शांत रहो, ठीक है, अभी नहीं बोलना है। द फाइनेंस कमीशन हेल्प इन मेंटेन फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शन: distribution between the union and the state of the net proceeds of taxes which are to be divided between them and the allocation between the state of the respective share of such proceeds। सिंपल सी बात बोली कि टैक्स का जो रेवेन्यू आएगा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, वो भी कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन बताता है। जैसे जो स्टेट ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके देता है, जीएसटी का, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कलेक्ट करवाने के लिए जिस स्टेट ने ज्यादा एफर्ट लगाए होते हैं, उसको जो सेंटर जब वापस पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको वापस ज्यादा पैसा भी मिलता है। तो एफर्ट भी देखते हैं किसने कितना एफर्ट लगाया है। To make recommendation to the president on measure needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resource of the panchayat and municipalities in the state on the basis of the recommendation made by the finance commission of the state। कंसोलिडेटेड फंड देखें, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 फंड होते हैं, उसका नाम है, एक होता है सबसे पहला कंसोलिडेटेड फंड, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड, और एक होता है कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड बिल्कुल जैसा आपका और मेरा अकाउंट होता है ना नॉर्मल, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट को क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड।
जितना पैसा आएगा उस अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जितना पैसा वहां से जाएगा उससे डेबिट हो जाएगा। तो आपका और मेरा जो बैंक में नॉर्मल अकाउंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड। किसी कंट्री से हमने लोन लिया, इस अकाउंट में चला जाएगा। किसी ने हमें कोई ग्रांट दी, इस अकाउंट में चल जाएगा। टैक्स का सारा पैसा इसमें चल जाएगा। स्टेट को वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंसोलिडेटेड फंड से करेंगे। किसी कंट्री को लोन देना है, यहाँ से करेंगे। किसी को ग्रांट देनी है, यहाँ से करेंगे। दूसरा बचा है पब्लिक अकाउंट्स फंड और एक बड़ा है कंटिजेंसी फंड। पहले कंटिजेंसी फंड्स को देखते हैं। कंटिजेंसी फंड्स का मतलब क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज अचानक हो गई और हमें पता नहीं था। तो कंटिजेंसी फंड इसलिए कि जैसे समझ लीजिए कंट्री में हमारे वॉर हो गई या कोविड का पीरियड आ गया, तो अचानक हमें पैसों की जरूरत पड़ गई है। तो जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो कौन से फंड से लेते हैं, कंटिजेंसी फंड से। क्योंकि देखिए कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा विड्रॉ करना तो आसान नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का खुद का पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, इसमें सारा पैसा हम लोगों ने ही दिया है टैक्सेस की फॉर्म में। तो जब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना होता है तो पार्लियामेंट में बिल पास होता है। बिल पास होने के बाद अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद गवर्नमेंट को पैसा विड्रॉ कर पाती है। लेकिन अब समझ लीजिए वॉर हो गई या कोविड-19 वाली सिचुएशन हो गई या पार्लियामेंट के सेशन चल ही नहीं रहे, तो क्या पहले हम सेशन कंडक्ट करवाए, फिर बिल पास करें, फिर पैसा विड्रॉ करें। तो इतने लंबे प्रोसीजर से बचने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है, कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी किसकी, कंटिजेंसी की। कंटिजेंट फंड बोलते हैं, कंटिजेंसी वर्ड, इसका नाम क्या है, कंटिजेंट फंड, मतलब संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, कोई अचानक सिचुएशन अराइज हो गई। तो कंसोलिडेटेड फंड में बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो पहले कंटिजेंट फंड से पैसा ले लो, प्रेसिडेंट की परमिशन से ही मिल जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट आपको परमिशन दे देता है। उसके बाद जितना पैसा यहाँ से निकाला था ना हमने, वापस कंसोलिडेटेड फंड से यहाँ पे जमा कराओ। तो वो तो बाद में करा देंगे ना पार्लियामेंट से लेके, लेकिन अचानक चाहिए तो ये चाहिए। तो ये दोनों क्लियर हो गए, कंसोलिडेटेड और कंटिजेंट फंड। एक क्या बचा, पब्लिक अकाउंट्स फंड। पब्लिक अकाउंट्स फंड्स में गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता है, ये पब्लिक का पैसा होता है। जैसे हमें जो आप जब जॉब लगोगे तो आपका पैसा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, पता है ना आपको, अगर आपकी फैमिली में भी कोई होगा। आप जब जॉब करते हो, हाँ, तो प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है। प्रोविडेंट फंड का पैसा हमारी सैलरी में से कटता है। तो गवर्नमेंट के को सिर्फ हम जमा कराते हैं, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। जब कोई पर्सन रिटायर्ड होता है तो उसको वापस वो पैसा मिल जाता है, पेंशन की फॉर्म में ही मिल सकता है, रिटायरमेंट बेनिफिट की फॉर्म में। हाँ हाँ, वो कॉन्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड। हाँ, एक दो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, जब आप कंपनी में जाते हो, पीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोविडेंट फंड। इसको भी ऐसे लिखते हैं, प्रोविडेंट। ये एक फंड बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सेविंग करते हैं। मैं अपना सेविंग ना करके क्या कर रही हूँ, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रही हूँ। समझ लीजिए मेरी 40,000 रुपए सैलरी है, ठीक है, उसमें से हर साल में 5,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में डाल रही हूँ। तो इसका मतलब मैं हर महीने 5,000 रुपए सेव कर रही हूँ। अब इसका एक लॉक इन पीरियड भी होता है कि आप इतने टाइम बाद विड्रॉ कर सकते हो, और जनरली स्टार्टिंग में आप कभी भी कर सकते हो। इसमें होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसका इंटरेस्ट शायद अभी होगा 8 से 10% के बीच, ठीक है। जब आप कंपनीज में जाते हो तो कंपनी में कंपलसरी होता है कि आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलता ही है। एक तो होता है कंपलसरी प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन, कंपलसरी करना पड़ता है, आपको डालना ही डालना पड़ता है। आप खुद की मर्जी से भी इंक्रीज करवा सकते हो कि नहीं मेरा तो 5,000 ही हर मंथ कटता है, और मेरे पैसे, जैसे मेरे साथ था कि मेरा जो मिनिमम करता था ना, तो मुझे लगता है इसके बाद जो सैलरी बचती ना, मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत खर्च हो जाती है, ध्यान नहीं जाता। तो आप चाहो तो खुद का सेव करने के लिए कंपनी को अप्लाई कर सकते हो कि आप मेरे अकाउंट से इतना काटो, ठीक है। तो अपने आप कहाँ चला जाएगा, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चला जाएगा। अब इसमें भी दो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, जो नॉमिनल वाला होता है ना आपका, मतलब जो कंपलसरी वाला होता है, जितना आपने किया है उतना ही एम्प्लॉयर को भी करना पड़ता है, ठीक है। तो दो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय आपका कंपनी का ओनर, एम्प्लॉय मतलब तो होता है अपन जो काम करते हैं, एम्प्लॉयर मतलब जिसने अपन को रखा था। हाँ, नौकर नहीं बोल सकते, मतलब जो जॉब के लिए गया है। हाँ, वैसे जॉब मतलब नौकरी होता है, नौकरी। हाँ, तो अगर आपको ऐसे याद रहा है तो आप ऐसे याद रख लो, एम्प्लॉय मतलब नौकर और एम्प्लॉयर मतलब मालिक।
ठीक है, पर ये थोड़ा खराब लगता है, क्या नौकर मालिक क्या, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है, अब मैं पब्लिक अकाउंट बता रही थी, फटाफट समझ लो। पब्लिक अकाउंट फंड में मैंने प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा डाला, तो गवर्नमेंट को मुझे वापस देना रिटायरमेंट में, तो क्या वो कंसोलिडेटेड फंड में दे दूं उसको? नहीं दे सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा बिल्कुल ही नहीं है। कंटिजेंसी में भी नहीं दे सकती, किसमें जाएगा? पब्लिक अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ ट्रस्टी का काम कर रही है। जैसे बैंक हमारे ट्रस्टी का काम करता है, हमारा पैसा बैंक के पास सेफ रहता है, सेम वैसे ही हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा किसके पास सेफ है? गवर्नमेंट के पास सेफ है, पब्लिक अकाउंट्स फंड्स में। बाद में हमको वापस देना पड़ेगा, इसलिए इससे पैसा नहीं निकाल सकती गवर्नमेंट, यहाँ से निकाल सकती हो, यहाँ से निकाल सकती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत। पंचायत मतलब जो गाँव में होती है ना, लोकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात बोली गई है, दो फाइनेंस कमीशन होंगे। यहाँ पे किसकी बोली? स्टेट की। जो सेंटर में होगा फाइनेंस कमीशन, वो तो क्या बता रहा है? स्टेट को पैसा कितना देना है। और जो स्टेट में फाइनेंस कमीशन हो गया, वो क्या बता रहा है? पंचायत को कितना पैसा देना है। तीन लेवल हो गए ना। देखिए, सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट, और फिर आती है लोकल। हाँ, इसको लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, सेंट्रल स्टेट को कितना पैसा देगी ये कौन बताएगा? फाइनेंस कमीशन पर कौन सा वाला? जिसको सेंट्रल ने बनाया। ठीक है, सेंट्रल। अब जो पंचायत होती है, क्या जैसे गांव का डेवलपमेंट करना है पंचायत समिति, तो क्या पंचायत के पास पैसा आता है? क्या कोई पंचायत के पास टैक्स जमा करवाने जाता है? नहीं जाता, लेकिन हम स्टेट के पास जरूर जाते हैं, स्टेट के पास पैसा होता है। अब इसको कितना पैसा देना है, क्योंकि यहाँ का भी डेवलपमेंट होना चाहिए विलेज लेवल पे, तो स्टेट भी एक फाइनेंस कमीशन बनाता है, वो क्या बताएगा? पंचायत को कितना पैसा देना है। ठीक है, तो दो हो गए हमारे। Any other matter referred to the commission by the president in the interest of the sound finance. While recommending transfer, the final commission consider issue related to the vertical equity deciding about the share of all state in the revenue collected by the center and horizontal equity allocating among state their share of central revenue. The finance commission broadly assess the overall gross tax revenue of the union. Says surcharge and non-tax revenue are netted out from gross tax revenue to arrive at the net divisible pool. यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ पे बता रखा है कि जो जैसे ग्रोस इनकम होती है हमारी, ग्रोस इनकम का मतलब क्या होता है? ग्रोस इनकम का मतलब ये हुआ उसमें से एक्सपेंडिचर डिडक्ट नहीं हुए। ठीक है, एक तो नेट इनकम हो गई। नेट इनकम कैसे निकालते हैं? इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस कर देंगे। ग्रोस इनकम का मतलब है अभी तक मैंने एक्सपेंडिचर को डिडक्ट नहीं किया है। तो फाइनेंस कमीशन ब्रॉडली असेस द ओवरऑल ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, मतलब सिर्फ रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर अभी तक डिडक्ट नहीं हुए, ऑफ द यूनियन। सरचार्ज आपको पता है, सेस, सेस का मतलब होता है, देखिए सेस लगता है टैक्स ऑन टैक्स। जैसे समझ लीजिए मैंने अपनी इनकम कमाई 10 लाख रुपए, उसमें मेरा 2 लाख रुपए टैक्स लगा। ठीक है, नॉमिनल मतलब हाइपोथेटिकल है, पता नहीं एक्चुअल में कितना लगेगा, समझ लीजिए 2 लाख। हाँ, वैसे जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे टैक्स पे टैक्स। तो मेरी टैक्स की सेस की रेट है 2%, तो 2 लाख पे और टैक्स लगेगा, क्योंकि तो मेरा टैक्स था, इस पे 2% और लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? सेस। सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स। तो टैक्स सेस का पैसा क्या होता है? सेस का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सरचार्ज का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। सेस का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी के पास नहीं जाता। सेस लगाने का एक पर्पज होता है, जैसे एजुकेशन सेस लगा था एक बार। ठीक है, तो सेस के नाम पे जितना भी पैसा आएगा ना, सारा किसको जाएगा? एजुकेशन पर्पस के लिए जाएगा। अगर एग्रीकल्चर सेस लगाए तो जिस नाम से लगाए ना, सेस के थ्रू जितना भी पैसा आएगा सारा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जाएगा। डिविजिबल पूल कंसिस्ट ऑफ ऑल टैक्सेस ऑफ द यूनियन कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। द कमीशन डिटरमाइन व्हाट परसेंटेज आउट ऑफ द नेट डिविजिबल पूल शुड बी असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट, द बैलेंस रिमेन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फाइनेंस कमीशन का काम बताया गया है कि जो टोटल नेट डिविजिबल पूल आएगा, मतलब पहले सारी मैंने इनकम लिख ली, उसमें से मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सी, मैंने मतलब फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सा सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। डिविजिबल पूल का मतलब है कौन कौन सा पैसा जो सेंट्रल स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था 267
नहीं 268, 269, 270, ठीक है। वहां पे हमने देखा था कि कुछ पैसा ऐसा होगा सेंट्रल स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो पैसा सेंट्रल और स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको क्या बोला, नेट डिविजिबल पूल। अब नेट डिविजिबल पूल में से फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करेगा कितना पैसा सेंटर के पास चल जाएगा, कितना स्टेट के पास चल जाएगा। अब देखिए इसमें घुमा फिरा के एक ही बात बोली जा रही है कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, ये बताना सेंट्रल का कितना पैसा स्टेट के पास चला जाएगा। 15 ये वाली बात ध्यान रखनी है क्योंकि अभी 2000 नहीं, देखिए फाइनेंस कमीशन बनता है 5 साल के लिए, ठीक है। और अभी जो बता रखा है 50th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27 नवंबर 2017 अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द अबोलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो 2017 में क्या आया था, नीति आयोग आया था, और नीति आयोग से पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। तो 2017 में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया। इट्स ऑल्सो डिस्टिंक्टिव बिटवीन द प्लानिंग एंड नॉन प्लान। मैंने क्या बोला, 1951 में आया था प्लानिंग कमीशन, ये बोला था। और मैंने ये बोला था, मैंने शायद 2014 बोला था, मैंने बोला था मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बस ये पता था। हाँ, ये था कि मोदी जी के आने के बाद क्या आया था, नीति आयोग आया था। तो मोदी जी कब आया था, 2014 में आए थे। उसके बाद 2017 में क्या आ गया, नीति आयोग आया। ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब नीति आयोग हुआ करता है। देखिए इसमें एक डिफरेंस है। हाँ, पहला तो देखिए, पहले तो ये लाइन समझ लो यहाँ पे जो लिखी हुई है, also the distinction between planned and non-planned expenditure and the introduction of goods and service tax। पहले क्या होते थे, प्लानिंग, जैसे मुझे आज अगले 5 साल के लिए पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, हर 5 साल में पॉलिसीज बनती है। नीति आयोग में ऐसा नहीं होता, 5 साल का कोई प्लान नहीं होता। यहाँ पे एक तो होता है 2 साल का, एक होता है 7 साल का, और एक होता है शायद 15 ईयर का, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। 2 साल का प्लान होता है, 7 साल का प्लान होता है, और 15 साल का प्लान होता है। एक जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो ईयर का नहीं है, ईयर से तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेजर डिफरेंस ये है, प्लानिंग कमीशन काम करता था टॉप टू बॉटम अप्रोच पे, मतलब पॉलिसीज बनती थी सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल को इंटीमेट किया जाता था, मतलब वो सेंट्रलाइजेशन ज्यादा था। और किसी भी इकोनॉमी को या कंट्री को डेवलप होना है तो सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चलता है। जो नीति आयोग है वो कौन से अप्रोच पे है, बॉटम टू टॉप, मतलब डिसेंट्रलाइजर। दैट मीन्स इसमें स्टेट को ज्यादा इन्वॉल्व किया गया है। प्लानिंग कमीशन में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने भी पे पॉलिसी बनाती थी और स्टेट में अप्लाई करती थी। लेकिन नीति आयोग में क्या बोला गया कि प्लानिंग कमीशन में जो सेंट्रल की पावर ज्यादा थी उसको थोड़ा कम करके नीति आयोग में स्टेट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। स्टेट्स आते हैं, मीटिंग होती है, वो बताते हैं उनकी स्टेट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो बॉटम अप्रोच हो गई, बॉटम से सारे मतलब आप सारा फीडबैक लेके फिर टॉप लेवल क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है। तो यही मेजर डिफरेंस था, प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम और नीति आयोग बॉटम टू टॉप। द कमीशन रिकमेंड, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और मतलब आएगा ही आएगा, मतलब 98%। द कमीशन रिकमेंड द शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस वर्टिकल डिवोल्यूशन फॉर द 2021 से लेके 26 तक 5 साल के लिए बताता है। कितना परसेंट बताया, 41%, विच इज द सेम एज दैट फॉर 2021। दिस इज लेस देन 42% शेयर रिकमेंड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन फॉर 2015 to 20। क्या बोला गया है, दो चीजें बताइए। 2015 और 20 में जो 14th फाइनेंस कमीशन था, मतलब अगर हम आजादी की बात से बात करें 1947 से अब तक जो अब तक कितने बन चुके, टोटल 15 बन चुके। 14th ने क्या बोला था, 2015-20 में सेंट्रल का जितना भी नेट डिविजिबल पूल है उसका 42% किसको जाना चाहिए, स्टेट को जाना चाहिए। ये 14th ने बोला था। 15th ने क्या बोला, 2021 से लेकर 26 तक कितना परसेंट बोला है। आपको तो मेनली ये ध्यान रखना है 41%, मतलब अभी कितना है 41%। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पिछले फाइनेंस कमीशन के कंपेरिजन इस साल हमारा इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। पहले 42 था, अब कितना हो गया, 41 हो गया। यहाँ पे यही बात लिखी हुई, दिस इज लेस देन द 42% शेयर रिकमेंड बाय द 40। देखिए डिक्रीज करने का रीजन ये है, आपको पता है ना अभी कल ही बात हुई थी, यूटी बनी है, दो नई यूनियन टेरिटरीज, पहले से भी स्टेट था। तो ये जो कम हुआ किसको गया था, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है। उनको हमको क्योंकि दो यूटी बनी नहीं तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा, इसलिए पहले 42% था उसको 1% कम कर दिया। और सारे स्टेट का जितना कम हुआ किसको चल गया, 9 दो जो यूनियन टेरिटरी बनी उसको चल गया।
This is less than 42% share recommended by the 14th Finance Commission for 2015-20. The adjustment of 1% is to provide. अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो ये तो मैंने पहले ही पढ़ रखा था लेकिन मुझे नहीं पता था, यहाँ लिखा हुआ है द एडजस्टमेंट ऑफ 1% इज टू प्रोवाइड फॉर द न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर को दे दिया और लद्दाख को भी दे दिया। फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ द सेंटर द क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस अमंग स्टेट फॉर 21 to 26 फीस आर सेम एज फॉर द 20। मिलता था ना, देखिए पहले स्टेट था पूरा एक, तो पूरे स्टेट को मिलता था। अब जो, हाँ पूरे को, अब दो बन गए ना, तो मतलब समझ किसी का एक ही बच्चा था, अब दो हो गए तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, तो वो दूसरे का हिस्सा कहाँ से लेके आया, तो सबका कम कर दिया, और जो कम हुआ ना तो एक का तो पहले भी एडजस्टमेंट हो रहा, समझे जम्मू कश्मीर का तो अभी भी चल जाता, लेकिन लद्दाख को कहाँ से देते। ठीक है, तो इसको देने के लिए बाकी सबका कम करना पड़ा। और क्या बोला, क्राइटेरिया सेम है। क्राइटेरिया मतलब कौन कौन से पैरामीटर होंगे जिसके बेसिस पे, और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कितने क्राइटेरिया, अच्छे। यहाँ से अभी अब एमसीक्यू करेंगे, दे रखा है कि फाइनेंस कमीशन जो होता है स्टेट को कितना पैसा देना है सेंटर की रेवेन्यू में से, कैसे डिसाइड करता है। पहला दे रखा है इनकम डिस्टेंस, दैट मीन डिस्टेंस ऑफ ए स्टेट्स इनकम फॉर द स्टेट विद द हाईएस्ट इनकम, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में इनकम का डिफरेंस कितना है। एरिया पे भी डिपेंड करता है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसको क्या मिलेगा, रेवेन्यू का ज्यादा शेयर मिलेगा, जिसका कम होगा। ये पॉपुलेशन भी दे रखा है, देखो देखिए ये 2011 वाली दे रखा है, क्योंकि जो बाद में फाइनेंस कमीशन आया तो उन्होंने बोला था हमें वापस जो अभी पॉपुलेशन है ना उसके बेसिस पे देना है, तब साउथ के स्टेट ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि 2011 वाला बेसिस से ठीक है, अभी वाला मत करो, क्योंकि 2011 के बाद भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, और सबसे ज्यादा इंक्रीज कितनी हुई है, किन की हुई है, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, मतलब जो ये वाले एरिया जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहां पे ज्यादा हुई है। तो इसलिए पॉपुलेशन है तो सही क्राइटेरिया, लेकिन बेस क्या है, अभी भी 2011 में जितनी पॉपुलेशन थी वही है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस टू रिवार्ड एफर्ट्स मेड बाय स्टेट कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन, इस पे भी मिलेगा। किस स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कितना बढ़िया एफर्ट लगाया, जिसने ज्यादा बढ़िया एफर्ट लगाया उसको रेवेन्यू ज्यादा, जिसने नहीं लगाया उसको कम। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जिसका एनवायरमेंट और फॉरेस्ट और इकोलॉजी बढ़िया है, या उसने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज रेगुलेशन रूल्स बढ़िया बना रखे, उसको ज्यादा शेयर मिलेगा, बाकी को कम मिलेगा। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसने ज्यादा एफर्ट लगाए उसको भी ज्यादा मिलेगा। तो कितने क्राइटेरिया हो गए, 6 हो गए। कौन कौन सा, इनकम डिस्टेंस, यहाँ से आपको एमसीक्यू आएगा, अभी देखेंगे आपको 4 क्राइटेरिया दे देंगे, पूछा जाएगा इसमें से फाइनेंस कमीशन ने कौन सा क्राइटेरिया नहीं बताया है या कौन सा बताया है। तो आपको याद रखना, पहला क्या है, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफी, एरिया, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट, और लास्ट वाला टैक्स और फिस्कल एफर्ट्स। ठीक है, अब जैसे आपको क्लास में याद हो गए ना, अब ये याद रहेंगे एग्जाम तक अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो, बस आपको क्लास में कंसंट्रेशन रखना है। द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विच वाज रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री ऑन, डेट याद रखनी है, 2017 की डेट थी, नीति आयोग आया था इसके आसपास, और 2017 में, मेरे को नीति आयोग की डेट का थोड़ा डाउट लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। देखो 1 जनवरी 2015 है, ठीक है, नीति आयोग की डेट, ये जीएसटी की है, ठीक है, याद यहीं पे लिख लो, इसी के ऊपर याद रहेगा, क्योंकि मोदी जी 2014 के बाद अब कंफ्यूज रहता है उन्होंने कौन से ईयर में क्या किया था। 2015 में हुआ था नीति आयोग, हाँ 1 जनवरी। हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, इनका बोलने का तरीका ही अलग है। इस बार पता नहीं क्या मिले न्यू ईयर पे, लेट्स वॉच, मतलब मोदी जी क्या गिफ्ट दे कंट्री को। हाँ 17 जनवरी। देखिए ऑन 1 जुलाई, तो जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2017 में। है सिग्निफिकेंटली चेंज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द, देखिए जीएसटी को भी बहुत ज्यादा अपोज किया था, कौन करेगा बताओ, स्टेट करेगा, क्योंकि जब जीएसटी नहीं था ना तो बहुत सारे टैक्स लगाने के राइट किसके पास थे, स्टेट के पास थे, और जीएसटी की जो कमेटी होती है जो टैक्स रेट डिसाइड करती है पूरी कौन सी है, सेंट्रल की है। तो स्टेट को ये लगा था कि अब हमारा पैसा तो सारा किसके पास चल जाएगा, स्टेट के पास चल जाएगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आएगा जो भी एग्जाम में आता है उसको पढ़ते हैं। द जीएसटी सबज्यूम द मेजोरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो आपको पता है जीएसटी अपने आप में इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसमें बहुत सारे टैक्स को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से, एक्साइज, सर्विस सेल्स, ऑक्ट्री,
ये सारे। द जीएसटी हैज मेड इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम यूनिटरी इन नेचर। यूनिटरी का मतलब पहले यूनिटरी नहीं था, पहले क्या होता था, वेट भी लगता था। वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब हम सब समझिए मैन्युफैक्चर है, मैंने कोई एक चीज प्रोड्यूस की, अभी पूरी वो फाइनल कंज्यूमर उसको कंज्यूम करे वैसे नहीं बनी, तो मैंने एक मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर की, तो ये उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेगी, तो ये क्या करेगी, उस पर वेट इम्पोज कर देगी, टैक्स लगा देगी। इन्होंने भी अभी फाइनल गुड्स नहीं बनाया, अभी वो प्रोसेस में, लेकिन ये नहीं बना सकती, उनका प्रोसेस का क्राइटेरिया लिमिट है, ये इतनी ही मशीनरी का यूज करके करेगी। तो इन्होंने थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया, वो भी मैन्युफैक्चरर है, वो आगे उसका प्रोडक्शन करेगा, तो वो भी उसमें टैक्स ऐड करेगा। फिर उन्होंने इनको ट्रांसफर किया, फिर उन्होंने उनको ट्रांसफर किया, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हुआ। मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने तक जितने भी बीच में मैन्युफैक्चरर थे ना सारे, सबने जैसे जैसे वैल्यू एडिशन किया, सबने अपने अपना टैक्स इम्पोज किया। तो जो स्टेट होता था, समझ लीजिए राजस्थान वाले सबका गुजरात के पास गया, गुजरात वाले का हरियाणा के पास गया, तो हर स्टेट की वेट रेट अलग होती थी, ठीक है, वैल्यू एडिशन टैक्स। तो हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग करता था, तो ऐसे क्या होता था, फाइनल गुड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है। और वेट का पैसा किसके पास जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया, वेट हट गया, इसलिए, ठीक है। हाँ, जीडीपी का जो वैल्यूएशन मेथड देखते हैं वो उसी बेसिस पे वेट था, ठीक है। तो अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, अब स्टेट के पास तो कोई राइट रहा नहीं कि उस पर टैक्स लगाए, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जीएसटी की रेट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी वही लगा सकता है, उसको सिर्फ एसजीएसटी वाला पार्ट मिल जाएगा। तो इसको क्या बोला गया है, यूनिटरी इन नेचर। यूनिटरी का मतलब क्या होगा, पूरी कंट्री में सेम है, एक है, ठीक है। वेट अपने आप में यूनिटरी नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि वेट की टैक्स रेट एक में अलग होती थी, दूसरे में अलग होती थी, तीसरे स्टेट में अलग होती थी। लेकिन आज आप जो चीज यहाँ पे खरीदोगे राजस्थान में, अगर उसमें 5% जीएसटी रेट है, तो हरियाणा में भी 5% रहेगी, यूपी में भी 5% रहेगी, बिहार में भी 5% ही रहेगी। पूरे देश में किसी एक गुड्स पे सेम रेट रहेगी, उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एसजीएसटी। और तो क्या बोला गया, द स्टेट लेवी कलेक्टेड टैक्स एसजीएसटी। एसजीएसटी कौन करता है, स्टेट ही लेवी करता है, वही कलेक्ट करता है। सेंट्रल जीएसटी कौन लेगा, सेंट्रल लेगा। फॉर एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, द एसजीएसटी एंड सीजीएसटी रेट्स आर इक्वल। ये हमने कल ही पढ़ लिया था। 18% रेट है तो एसजीएसटी 9% होगा, सीजीएसटी 9% होगा। हर जैसे 28% रेट है, 14% एसजीएसटी होगा, 14% सीजीएसटी होगा। आईजीएसटी इज अप्लाइड ऑन इंटर स्टेट, ये भी मैंने कल बता दिया था ना। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, इंट्रा स्टेट के ऊपर। राजस्थान के ही एक पर्सन से राजस्थान के एक पर्सन के पास गुड्स जाएगा तो क्या लगेगा, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन दी स्टेट, वहां पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वहां पे क्या लगता है, आईजीएसटी। आईजीएसटी का सारा पैसा किसके पास जाएगा, फर्स्ट टाइम तो सेंट्रल के पास जाएगा, सेंट्रल फिर स्टेट को देगा। Applied on interstate movement of goods and services and on import and export. IGST is simply a combination of CGST, LGST and SGST, ठीक है। 18% रेट है और इंटर स्टेट हुआ है, तो आईजीएसटी की रेट क्या हो गई, पूरी 18% हो गई, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, ठीक है, डिवाइडेशन इंट्रा में है। Administration collected by the union government kept it in a separate account and distribute between the union and state after settlement of ITC, ठीक है। तो आईजीएसटी का पैसा सेटलमेंट के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। आईटीसी थोड़ा अलग कंसेप्ट है, आपके काम का भी नहीं है, जब आप इंटर में आओगे तो बहुत डिटेल में आता है, वहां पे समझेंगे। एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डिस्टिंक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद मेनी टैक्सेस सब्ज्यूम अंडर जीएसटी अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ द ग्रोस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन, अराउंड 44% ऑफ द ऑन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे रेवेन्यू का परसेंटेज बता रखा है कि टैक्स से किसको कितनी मिलती है। कितना बचा है चैप्टर, लेकिन हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मेरी दूसरे बैच में क्लास है, ठीक है। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, या तो हो सके तो एक बार आप रीड करके आना और उसके कल क्वेश्चन करके आना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी सारे आप ही लोगों से, ठीक है। इजी है सारे क्वेश्चन।